हेलो, गुड मॉर्निंग। भव्य एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो लगभग इस पोर्शन का लगभग राजस्थान के सभी एग्जामों के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज है। जैसे ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आरएस हो। आरएस मेंस के अंदर भी लगभग 30-40 नंबर का मटेरियल है। हम आज इसके बारे में एक विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे वाला चैप्टर है, तो लगभग ये 10 चैप्टर के अंदर डिवाइड है। राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और ये 10 चैप्टर के अंदर डिवाइड है। आज हम हमारा पहला चैप्टर पढ़ेंगे, आर्थिक वृद्धि एवं सार्वजनिक वित्त वाला टॉपिक है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले इकोनॉमिक्स की कुछ टर्म्स को जानना होगा कि जैसे कि जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, जीएसवीए क्या होता है। ये लगभग वैसे इकोनॉमिक की क्लास में पढ़ाया जाता है, परंतु हम इसे यहाँ पर एक बार इसके बारे में थोड़ी बहुत ब्रीफ जानकारी, संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है जीडीपी की। जीडीपी अगर आखिरकार जीडीपी होती क्या है? जीडीपी होती है कि लगभग इंडिया है। जीडीपी के अंदर क्या होता है कि एक वित्त वर्ष के अंदर, एक वित्त वर्ष कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक स्टार्ट होता है। एक वित्त वर्ष के अंदर देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो इसके अंदर हमें कुछ टर्म देखनी है कि क्या होती है। एक तो एक वित्त वर्ष, एक वित्त वर्ष कब से स्टार्ट होता है? ये होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। घरेलू सीमा जो भी देश की और राज्य की बाउंड्री है, वो घरेलू सीमा के अंदर काउंट हो जाएगी। अंतिम उत्पाद व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को। अंतिम उत्पाद जैसे क्या हो गया, जैसे कि एक कार बनाई जा रही है। अब कार के अंदर इंजन अलग जगह से आया है, स्टीयरिंग अलग जगह से आया है, स्पीकर अलग जगह से आया है, उसकी बॉडी अलग जगह पे बनी हुई है। तो हम उन सब चीज़ों को दोहरी गणना से बचने के लिए हम जो कार फाइनल रूप से तैयार हुई है उसी को जीडीपी के अंदर काउंट करेंगे, न कि जैसे कि इंजन इंजन को भी हम काउंट करते हैं, उसके अंदर लास्ट में से घटा के जो भी जो बचता है, अंतिम उत्पाद जो भी बचता है, उस जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये होगी जीडीपी वाली बात। तो यह एक वित्त वर्ष के अंदर राज्य के नागरिकों के द्वारा घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीएसडीपी कहा जाता है। जीएसडीपी क्यों? यहाँ पर इसका मतलब है राज्य, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद में एक टर्म चलती है एनएसडीपी। तो एनएसडीपी वाले टॉपिक को जीएसडीपी में से मूल्यह्रास कर देते हैं। मूल्यह्रास कैसे होता है? जैसे कि आज हमने एक फैक्ट्री लगाई या मान लो एक कार खरीदी, तो कार के जो मूल्य हैं उसके अंदर लगभग धीरे धीरे कमी होती हुई चली जाएगी। जैसे कि आज कार की कीमत 10 लाख रुपए है और हम उसे 1 साल के बाद में देखेंगे तो लगभग वह 8 लाख के आसपास की रह जाएगी। तो मतलब धीरे धीरे उनके मूल्य के अंदर जो कमी आती हुई जा रही है। तो ठीक है, तो ये जीएस में सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर हमने पढ़ लिया। यह सेक्टर वाइज उत्पादन को दर्शाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो जीएसवीए ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन, जीएसडीपी में से टैक्स और सब्सिडी को घटा देंगे। इसके अंदर हम लगभग एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा जीएसडीपी। जीएसडीपी के अंदर हमने क्या देखा? एक तो वित्त वर्ष देखा। ठीक है, कि एक वित्त वर्ष के अंदर एक घरेलू सीमा
में उत्पादित, ठीक है, अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हमने कहा जीएसडीपी। अब एनएसडीपी क्या होगी कि हमने कोई भी गाड़ी खरीदी या कुछ भी खरीदे तो उसके अंदर क्या नाम से उसके मशीनों के अंदर जो घिसावट आने लग गई, तो उसके अंदर उसके वैल्यू के अंदर कमी आ गई। वैल्यू के अंदर कमी आने के लिए क्या करेंगे अपन, जो जीएसडीपी है उसमें से मूल्य होश कर देंगे, होश कर देंगे। जैसे कि एक मोबाइल है, एक मोबाइल हमने 10,000 का खरीदा, ठीक है, इसकी एक साल के बाद में इसकी कीमत रह गई 8,000 की, ठीक है। अब मेरे से कहा जाता है कि इसमें एनएसडीपी अपन को कैलकुलेट करना है, तो ये तो जीडीपी हो गई पूरी, क्योंकि हमने अंतिम रूप से क्या बनाया, मोबाइल बनाया। उसके अंदर 2,000 रुपये की मूल्य की डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गई, तो डेप्रिसिएशन आया तो इसके अंदर इसका एनएसडीपी मेरे को निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा कि जो 10,000 है उसमें से लगभग 2,000 रुपये कम घटा देंगे, तो इसके लगभग 8,000 रुपये इसकी एनएसडीपी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अपने ने एक टॉपिक देखा, क्या नाम से, जीएसवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल राज्य मूल्यवर्धन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो जीएसडीपी है इसमें से टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी होती है जैसे सरकार के द्वारा किसी भी उत्पाद के लिए छूट दी जाती है। छूट में कैसे होते हैं, जैसे कि अपन यूरिया का एक कट्टा है, अब यूरिया कट्टा की सरकार कहती है कि इसकी लगभग 2,200-2,300 रुपये के आसपास कीमत है। सरकार कहती है कि हम इस चीज़ पे छूट देके इसको 1,400 रुपये का देते हैं, तो सरकार ने उस चीज़ को उत्पादित किसानों को अंतिम रूप से राहत देने के लिए लगभग उन्होंने 800-900 रुपये की सब्सिडी दी। सरकार उसकी सब्सिडी को इसके अंदर जोड़ देंगे और टैक्स सरकार कितना लगा रही है, जैसे कि 5% लगा रही है, 10% लगा रही है। जैसे कि एक मोबाइल है, अब एक मोबाइल 10,000 रुपये का बना, ठीक है, सरकार ने इसमें कहा कि हम लगभग 20% के हिसाब से टैक्स लेके 2,000 रुपये का तो टैक्स हो गया। सरकार ने कहा कि इस कंपनी को हम लगभग 1,000 रुपये की सहायता दे देंगे सब्सिडी के रूप में। सब्सिडी के रूप में सहायता दे दी तो ये मोबाइल अल्टीमेट रूप से 9,000 रुपये का तैयार हुआ। तो ये जीएसवी के अंदर आएगा। जीएसवी क्या होता है, मतलब सेक्टर वाइज उत्पादन को दर्शाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। जीएसवी मतलब सेक्टर वाइज उत्पादन को अपन को दर्शाना है, तो उसके लिए अपन इसको काम में लेंगे, ठीक है। अब अपन ने ये बेसिक जानकारी जान ली कि जीएसडीपी क्या होती है, एनएसडीपी क्या होती है और जीएसवी क्या होता है। जीएसडीपी मतलब यानी कि घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के योग को जीएसडीपी कहा जाता है। एनएसडीपी के अंदर हमने देखा कि उनके मूल्य के अंदर धीरे धीरे कमी आ रही है, तो वह एनएसडीपी के अंदर काउंट होगा। जीएसवी के अंदर मतलब सेक्टर वाइज उत्पादन को दर्शाने के लिए जीएसवी का उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब सरकार के द्वारा इनके लिए प्रतिवर्ष डाटा जारी किए जाते हैं। जो आर्थिक समीक्षा है वह लगभग आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है, परंतु ये पिछले वर्ष के प्रभाव को दर्शाती है। जैसे कि इस बार है कि जैसे 25-26 वाला बजट आएगा तो 24-25 की आर्थिक समीक्षा आएगी, और जो 24-25 वाला बजट आया है उसके अंदर 23-24 की आर्थिक समीक्षा, मतलब एक ईयर पीछे चलती है। मतलब सरकार के द्वारा जो उन्होंने पूरे 5 साल के अंदर जो अचीवमेंट, मतलब एक साल के अंदर जो अचीवमेंट किया है वो आर्थिक समीक्षा के अंदर सरकार का डेटा जारी किया जाता है, ठीक है। तो हम अपन उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जीएसडीपी। अब इसके लिए अपन जीएसडीपी को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक तो स्थिर मूल्यों को कैलकुलेट करते हैं और एक प्रचलित मूल्यों पर इसको अपन इसकी गणना करते हैं। तो स्थिर मूल्य 2011-12 लिया जाता है और प्रचलित कीमत यानी 2024-25 के अंदर मूल्य, इसमें मूल्य परिवर्तन को शामिल भी किया जाता है। जैसे कि 2011-12 के अंदर क्या नाम से महंगाई थी जो कम हुआ करती थी। अगर अपन इसको 2024-25 के उत्पाद, जैसे कि मान लो कोई चीज़ 2011 में 5,000 रुपये की आ रही होगी और अभी वो लगभग 8,000 के आसपास की हो गई, तो इसमें मूल्य परिवर्तन 3,000 का हुआ ना। जबकि अपन क्या बात कर रहे हैं, आपकी अंतिम वस्तु और सेवाओं का अंतिम उत्पाद के मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो लगभग यहाँ से 3,000 के आसपास के, तो इसको अपन जीडीपी में काउंट तो कर रहे हैं, परंतु इससे बचने के लिए अपन स्थिर मूल्यों पर देखते हैं कि पुरानी वाली कीमतों पर क्या प्रचलित कीमतों पर मूल्य परिवर्तन को शामिल किया गया है, अर्थात इससे हमें एक्चुअल ग्रोथ का पता नहीं चलता, ठीक है।
और जीएसडीपी हमने दो तरीके से कैलकुलेट की, सरकार के द्वारा ये डाटा जारी किया गया है। कांस्टेंट प्राइस पे देखा अपन और करंट प्राइस के अंदर देखा। जो कांस्टेंट प्राइस पर अपनी जो जीएसडीपी है वो 9.06 लाख करोड़ रुपए है, और वैसे 17.04 लाख करोड़ रुपए करंट प्राइस के पर है। लगभग इसके अंदर जो कांस्टेंट प्राइस पर वृद्धि हुई है वो 7.82% की वृद्धि हुई है, और इसके अंदर जो 12.02% की वृद्धि हुई है करंट प्राइस के अंदर। अगर अपन इसकी बात करें इंडिया के साथ में, इस चीज़ को अपन कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो इंडिया के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। इंडिया के साथ तो भारत की पूरी जीडीपी स्थिर मूल्यों पर तो कितनी है, 184 लाख करोड़ रुपए है, और करंट प्राइस पर 324 लाख करोड़ रुपए है। इसमें 6.4% की वृद्धि हुई है, और इसमें 9.7% की वृद्धि हुई है। यदि हम इसे राजस्थान के साथ में कंपेयर करें, तो राजस्थान के अंदर ये तो 6.4% स्थिर कीमतों पर हो रही है। अगर उधर की स्थिर कीमतों की बात करें तो लगभग राजस्थान की 7.82% है। लगभग अपन इसे एक कथन के बारे में बात करना चाहे कि स्थिर कीमत पर राजस्थान की जीडीपी भारत से ज़्यादा बेटर कर रही है, मतलब भारत से ज़्यादा वृद्धि पर है। तो इसलिए प्रचलित कीमत 17.04 लाख करोड़ रुपए थी। अगर इसको इसके लगभग 324 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा निकाले, तो लगभग राजस्थान के अंदर करंट प्राइस पर 5.26% का योगदान है भारत की जीडीपी के अंदर। यदि भारत के अंदर 100 रुपये आ रहे हैं, तो लगभग 5.25 रुपये से 5.25 रुपये कहाँ से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। अगर भारत के अंदर अगर 100 रुपये आ रहे हैं, तो उसमें से 5.26% पैसे कहाँ से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं। स्थिर कीमत पर देखा जाए तो 4.90% के आसपास है। तो भारत की जीडीपी कितनी हो गई, 184 लाख करोड़ रुपए हो गई, और क्या नाम से इसकी करंट प्राइस पर 324 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ठीक है, फिर इन बाद में एक साथ हम इन सभी डाटाओं को एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। एनएसडीपी मैंने बताया कि जीएसडीपी माइनस मूल्यों होगा। ऑफिशियली बात है कि जो जीएसडीपी, तो जीएसडीपी से ही कम वैल्यू आएगी, क्योंकि वैल्यू के अंदर क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है। तो स्थिर कीमत पर कितनी हो गई, 7.96 लाख करोड़ रुपए हो गई, और प्रचलित कीमत पर 15.25 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसके अंदर 8.03% की वृद्धि हुई है, और प्रचलित कीमतों पर 12.23% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये एनएसडीपी वाला डाटा हो गया अपना। जीएसवीए सकल राज्य मूल्यवर्धन उत्पाद है। इसके अंदर जीएसवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन, इसमें क्या था, जीएसडीपी में से टैक्स प्लस सब्सिडी को घटा देते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस पर ये दे रखी है 8.22 लाख करोड़ रुपए, जिसके अंदर 6.29% की वृद्धि हुई है स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर 15.70 लाख करोड़ रुपए यानी 10.83% की वृद्धि हुई है। अब इन सभी डाटाओं को अपन एक साथ समराइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या चल रहा है। ठीक, याद कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जीएसडीपी की। ये जीएसडीपी वाला डाटा ले लिया, ये एनएसडीपी ले लिया अपन ने, और ये क्या ये जीएसवीए ले लिया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे देखा, अब इन तीनों जीएसडीपी मैंने बता दिया कि एक वित्त वर्ष के अंदर घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के योग को जीएसडीपी कहा जाता है। एनएसडीपी क्या होगा कि जीएसडीपी में से वस्तुओं के मूल्य के अंदर गिरावट आने, मतलब कमी आने के कारण जो एनएसडीपी हो गया जीएसडीपी में से, और जीएसवीए क्या हो गया कि जीएसडीपी में टैक्स को घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो। तो ये चीज आएगा। अब अपन इसके डेटा की बात करते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट प्राइस पे ले लेते हैं एक बार। ठीक है, और एक करंट प्राइस पे देख लेते हैं। तो अपन ने सारा डाटा यहाँ से कैलकुलेट किया, जैसे कि जीएसडीपी कितनी है, 9.06 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 17.04 लाख करोड़ रुपए करंट प्राइस के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ से देखी। ये एनएसडीपी के डाटा की बात करते हैं, तो 7.96 लाख करोड़ रुपए हैं, और ये 15.25 लाख करोड़ रुपए है। फिर अपन इनके एक साथ वृद्धि दर दें, जीएसवीए की बात करें तो 8.22 लाख करोड़ है, 15.70 लाख करोड़ है। 8.22 लाख करोड़ और 15.70 लाख करोड़। मैंने एक बार और याद करने की कोशिश करते हैं इनको कि जो जीएसडीपी है वो 9.06 लाख करोड़, जीएसडीपी कितनी है, 9.06 लाख करोड़, और करंट प्राइस पर कितनी है, 17.04 लाख करोड़। 9.06 लाख करोड़, 17.04 लाख करोड़। एनएसडीपी कितनी है, 8.96 लाख करोड़, 15.25 लाख करोड़, और जीएसवी कितनी है, 8.22 लाख करोड़ और 15.70 लाख करोड़।
अगर इनकी वृद्धि दर की बात की जाए तो 7.82 तो इसके अंदर वृद्धि हुई है, 7.82 तो इसके अंदर वृद्धि हुई है, और इसके अंदर 12.02% के आसपास इसकी वृद्धि हुई है। ठीक है, एनएसडीपी वाला डाटा हो गया। इस प्रकार से मतलब ज़्यादातर ध्यान रखने वाली बात तो यही है। और अपन ने पे इंडिया की भी कैलकुलेट की थी। ठीक है, अपन ने इंडिया वाली भी कैलकुलेट की। तो इंडिया वाली कैलकुलेट के अंदर क्या किया था अपन ने? अपने इंडिया के अंदर स्थिर कीमत कितनी बताई थी? 184 लाख करोड़ रुपए बताई अपन ने। और इसकी करंट प्राइस पर कितनी बताई? 324 लाख करोड़ रुपए हमने इसकी बताई थी। तो ये चीज़ें यहाँ से होगी क्लियर। अगर इसकी वृद्धि दर की बात की जाए तो 6.4% की वृद्धि दर से बढ़ रही है स्थिर कीमतों पर। और वैसे क्या नाम से 9.7% की दर से ये करंट प्राइस पर बढ़ रही है। और इसका 4.90% योगदान है, और 5.26% योगदान की राजस्थान के भारत की जीडीपी के अंदर योगदान 5.26% है। अब अपन ने जीएसवी निकाला था, मैंने तो जीएसवी के लिए कहा था कि सेक्टर वाइज योगदान को इस चीज को दर्शाती है। सेक्टर वाइज योगदान के निकालने के लिए अपन कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों क्षेत्रों को अंदर इसमें से शामिल करते हुए चलते हैं। तो कृषि, उद्योग, सेवा भी हो गया। कृषि के अंदर क्या होती है कि मतलब जो राजस्थान की जीडीपी है 19.04 लाख करोड़, और क्या नाम या 17.04 लाख करोड़, और 9.06 लाख करोड़ कॉन्स्टेंट प्राइस पर है। ये पैसा कहाँ कहाँ से आया? तो इन सब चीज़ों को अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कृषि के अंदर की बात की जाती है तो कृषि के अंदर 2.18 लाख करोड़ रुपए आए, और उद्योग के अंदर कॉन्स्टेंट प्राइस पे बात की जाए तो 2.33 लाख करोड़ रुपए, और सेवा क्षेत्र पर बात की जाए तो 3.70 लाख करोड़ रुपए आए। तो अपन यहाँ पे देखते हैं जो कृषि वाला डेटा है वो स्थिर कीमतों पर 2.18 लाख करोड़ रुपए है, प्रचलित कीमत पर 4.22 लाख करोड़ रुपए है, और उद्योग का 2.33 लाख करोड़ रुपए है कांस्टेंट प्राइस पर, और करंट प्राइस पर 4.26 लाख करोड़ रुपए है। सेवा क्षेत्र का 3.70 लाख करोड़ रुपए है, और करंट प्राइस के अंदर 7.21 लाख करोड़ रुपए है। अपन यही चीज देखते हैं कि प्रतिशत के आधार पे क्या है। लगभग ये सारे क्वेश्चन में से लगभग एक आध क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम के अंदर आता है कि सेवा क्षेत्र के का कितना योगदान है, कितना योगदान नहीं है, इनका कितना प्रतिशत योगदान है। निम्न में से क्रम भी पूछ लेता है बहुत सी बार इनका। तो 26.54% अपनी स्थिर कीमत पर है एग्रीकल्चर की, और 26.92% अपनी किसकी है? करंट प्राइस के अंदर है। 28.39% स्थिर उद्योग की है, 27.16% करंट प्राइस के अंदर है। 45.07% सेवा क्षेत्र की है, और 45.92% किसकी है? करंट प्राइस के अंदर है। अब इनमें वृद्धि दर देखते हैं अपन कि वृद्धि किस प्रकार से हो रही है इसके अंदर। तो 5.04% तो किससे हो रही है? कॉन्स्टेंट प्राइस से हो रही है। करंट पे कितनी हो रही है? 11.44% की वृद्धि हो रही है, और 5.77% की वृद्धि कॉन्स्टेंट प्राइस पर है, और 7.88% की वृद्धि करंट प्राइस के अंदर है। और यह 7.38% किस पर है? यह सेवा क्षेत्र के अंदर स्थिर मूल्यों पर वृद्धि है, और 12.29% किस पर है? करंट प्राइस के अंदर इसकी वैल्यू है। अब एग्जाम के अंदर ही चीजें कैसे आती है कि प्रतिशत के अनुसार इनका क्रम जमाइए। तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, अपन ने देखा कि इसका 45.92% है करंट प्राइस पर। उद्योग का अपन ने देखा, और कृषि का अपन ने देखा। सबसे लास्ट में कौन सी आ रही है? कृषि। अब कृषि का क्या है? रोजगार की दृष्टि से सबसे ज्यादा योगदान अपना कृषि क्षेत्र का ही है। परंतु अगर अब इसकी बात की जाए कि जीडीपी के अंदर योगदान कितना है इसका, तो जीडीपी के अंदर योगदान है कृषि का सबसे कम योगदान है, और उसके बाद में उद्योग का सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो बहुत सी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रतिशत के अनुसार राजस्थान की जीडीपी में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान है। तो तीनों ऑप्शन दिए होते हैं, पर सेवा क्षेत्र वाला सही है इसके अंदर। अब वृद्धि की बात की, वृद्धि के अनुसार योगदान कितना है, वृद्धि दर देखते हैं अपन। सबसे ज्यादा सेवा का है, फिर कृषि का है, फिर उद्योग का है। ये डाटा अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी वृद्धि हुई? सेवा क्षेत्र की 12.29% वृद्धि हुई है, करंट की 7.88% है, और उद्योग की और 11.44% है। तो इसका क्रम कौन सा हो गया? सर्विस सेक्टर के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे ज्यादा वृद्धि, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर की वृद्धि होगी। और अपन ने इसका योगदान के अनुसार देखा तो सबसे पहले सर्विस सेक्टर के बाद इंडस्ट्री वाला, और यह सबसे कम कौन सी होगी? एग्रीकल्चर सेक्टर होगी। ठीक है।
प्रति व्यक्ति आई देखते हैं अपन पर कैपिटा इनकम। अपने पर कैपिटा इनकम कितनी है? अब पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए कहता है कुल जीडीपी के अंदर राज्य की जनसंख्या का भाग दे दो मीडियर पॉपुलेशन को देख के। कैसे? जैसे कि मतलब मान लो आपके घर के अंदर 100 रुपये की कमाई हुई है, 100 रुपये के अंदर जैसे कि परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, तो मैं 5 का भाग दे दिया, तो प्रति व्यक्ति आपके घर के अंदर 5 सदस्य है तो 5 की प्रति व्यक्ति आई कितनी हो गई? 20-20 रुपये हो गई। इसी तरीके से राज्य की कुल जीडीपी के अंदर राज्य के अंदर जी कितनी पॉपुलेशन है, उन सारी पॉपुलेशन का अपन भाग दे देंगे तो अपन पता लग जाएगा इसके अंदर की प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने कितने पैसे आ रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति आई चल रही है अपने कांस्टेंट प्राइस पर 56,638 करोड़ रुपए है, और करंट प्राइस पर ये अपनी कितनी है? 1,85,053 है। और भाई यदि इसको ये भारत के साथ कंपेयर करते हैं तो भारत की कितनी है? 1,12,358 रुपये भारत की है, और 2,01,62 रुपये लगभग करंट प्राइस के अंदर इंडिया की है। 56,638, 1,85,053। अब इसमें स्टेटमेंट के अंदर आ जाए कि स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज़्यादा है, तो ये गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि भारत की 1,12,358 है और राजस्थान की 56,638 है, और करंट प्राइस पर 1,85,053 है और 2,62,000 के आसपास है। इसके अंदर वृद्धि दर 6.88% की हुई है, और इसके अंदर 11.04% की वृद्धि हुई है। इसके अंदर भारत के अंदर 5.3% की वृद्धि हुई है, और इसके अंदर 8.7% की वृद्धि हुई है। हमारी मतलब अगर नंबर के अंदर देखी जाए तो नंबर के अंदर राजस्थान की तो कम है, परंतु वृद्धि दर के मामले में भारत से ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा अपन जैसे कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है, अब राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ओरिजिनल डाटा दिया हुआ है, तो मैंने ये डाटा जो उठाया है वो वहाँ से उठाया है, अपन उसको एक बार ओरिजिनल फॉर्म के अंदर एक बार रीडिंग के रूप में देख लेते हैं। मैंने जीडीपी बताई थी राजस्थान की, यह जीएसडीपी मैंने बताई थी कि प्रचलित कीमत पर कितनी है? 17.04 लाख करोड़ रुपए है। ये किसके आधार पर? 2024-25 के आधार पर 17.04 लाख करोड़ रुपए है। मैंने इसकी वृद्धि दर बताई थी 12.04% बताई थी। अगर मैंने कहा था इसकी भारत की जीडीपी के अंदर 324 लाख करोड़ रुपए है, 9.7% की वृद्धि हुई है यहाँ पे। ये तो होगी अपने राज्य की जीडीपी, दोनों कंपेयर कर लिया। अब मैंने देखा क्या कि अब इसके अंदर एक डाटा और देख लेते हैं कि ये लगभग बढ़ती हुई जा रही है, इधर भी बढ़ती हुई जा रही है, तो इसमें अपन ने एक स्टेटमेंट दिया कि क्रमिक रूप से बढ़ती हुई है इसके अंदर, इस हिसाब से चलती हुई जा रही है कि ये बढ़ती हुई जा रही है, क्रमिक रूप से इसके अंदर वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसका जीडीपी का योगदान मैंने बताया था कि क्या नाम से, ये 184 लाख करोड़ रुपए और 9.06 लाख करोड़ रुपए इसकी है। 7.82% की वृद्धि इसमें हुई है, और 6.4% की वृद्धि इसके अंदर हुई है। ये वृद्धि दर बताई थी 21-22 में क्या थी, 22-23 के अंदर क्या थी, 23 मतलब वृद्धि भी हुई है, क्रमिक रूप से रूप से वृद्धि भी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अब राजस्थान का शुद्ध राज्य गृह उत्पाद यानी एनएसडीपी की बात कर रहा है। एनएसडीपी के अंदर क्या नाम से, ये रहा 2024-25 का डाटा दे रखा है, 7.96 लाख करोड़ रुपए है। प्रचलित कीमतों पर कितना है? 15.24 लाख करोड़ रुपए है। इसके अंदर स्थिर कीमत पर 8.03% की वृद्धि हुई है, और इसके अंदर 12.23% की वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद में क्या नाम से ये देखते हैं प्रति व्यक्ति आई, भारत की प्रति व्यक्ति आई प्रचलित कीमतों पर देखते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आई, तो इसमें राजस्थान की प्रति व्यक्ति की आई बात चल रही है। राजस्थान की प्रति व्यक्ति आई कितनी है? 1,85,053 रुपये है, और भारत की प्रति व्यक्ति आई कितनी है? 2,01,62 रुपये है। 11.04% की वृद्धि इसके अंदर हुई है, और 8.7% की वृद्धि इसके अंदर हुई है। ठीक है, डन। उसके बाद में ये बताई थी कि 2011 में अपनी 57,192 हुआ करती थी, अभी 1,85,053 रुपये हो गई। पहले 63,692 हुआ करती थी, और 2,01,62 रुपये अखिल भारत की हो चुकी है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डेटा दिया हुआ है, पर अपने डाटा तो ये दोनों ही काम के।
दोनों ही आएंगे सीधे एग्जाम के अंदर। उसके बाद में राजस्थान अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति व्यय कीमतों पर अपन देखते हैं इसके अंदर। तो यह 3,638 रुपये स्थिर कीमतों के अंदर है। इसके अंदर 6.88% की वृद्धि हुई है और 1,12,358 और 5.3% की वृद्धि इसके अंदर हुई है। या इस बार की इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये डाटा भी दिए हुए हैं कि क्या नाम से कौन से जिले का राज्य की जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान है और कौन से जिले की राज्य की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय हैं। तो ये अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रचलित कीमतों पर तो ये दे रखी है और स्थिर कीमतों 2011-12 की कीमतों पर ये दे रखी है। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान की अगर जीडीपी के अंदर बात करते हैं तो जयपुर का सबसे ज़्यादा योगदान है। उसके बाद सेकंड नंबर पे अलवर आता है, फिर जोधपुर आता है, फिर भीलवाड़ा आता है और फिर अजमेर आता है। ये प्रचलित कीमतों की बात की जाए। अब इसको याद करने के लिए अपन जैसे कि लगाए तो ट्रिक JAJBA, इसको आप अपने हिसाब से याद कर लेना, JAJBA। और इसके नाम से स्थिर कीमतों पर बात करते हैं तो जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। ये बता रहे हैं कि इसमें वृद्धि दर 10.70%। अब इसमें वृद्धि दर की बात की जाए तो वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किसने दर्शाई है? अलवर ने दर्शाई है। इधर भी वृद्धि दर सबसे ज़्यादा 15% किसकी है? अलवर की है। अपन बात की थी कि राज्य की जीडीपी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा जिला सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो वैसे अगर मान लो डाटा के हिसाब से बात की जाए तो जयपुर बेटर कर रहा है, परंतु अगर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है अलवर के अंदर हो रही है। तो अलवर के अंदर ग्रोथ होने का कारण क्या है? क्योंकि अलवर के पास में इंडस्ट्रियल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ काफ़ी विकसित हो रही है। जैसे कि मतलब एनसीआर का दबाव कम करने के लिए अलवर को ज़्यादा विकसित किया जा रहा है। तो अलवर के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। और अगर छोटे उद्योगों की बात की जाए तो छोटे उद्योग जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो रोजगार जयपुर वाले सबसे ज़्यादा देते हैं। परंतु अलवर के अंदर क्या नाम से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ है, जैसे कि जापानी पार्क हो गया, जेट्रो पार्क हो गया, मारुति सुजुकी वाला हो गया। लगभग हम लोग काफ़ी सारे पार्ट है जो सीधे दिल्ली से कनेक्टिविटी होने के कारण अलवर के अंदर ज़्यादा है। जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। प्रति व्यक्ति आय की बात की जाती है। अभी कोई से एग्जाम के अंदर ये प्रश्न में पूछा था कि राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति आय के अंदर कौन सा जिला सबसे बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। सबसे ज़्यादा अलवर, अलवर की प्रति व्यक्ति आय है, जबकि अलवर की वृद्धि दर भी सबसे ज़्यादा ही है। यहाँ पे अलवर की वृद्धि दर भी सबसे ज़्यादा है, वृद्धि दर भी सबसे ज़्यादा है और अलवर की प्रति व्यक्ति आय भी सबसे ज़्यादा है। 2,40,000 के आसपास ऐसे कुछ है ये अलवर की प्रति व्यक्ति आय। और इधर स्थिर कीमतों पे बात करें तो स्थिर कीमतों पर भी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर भी इसी की है और अलवर की सबसे ज़्यादा है। तो 5 जिलों के नाम दे रखे हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर: अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर। इधर अलवर, जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, ये पांचों के पांचों जिले दे रखे हैं, ठीक है। ये वाला डाटा भी हो गया अपना, इन दोनों को लेके चलिए रहे अपन। के बाद में क्या नाम से कृषि क्षेत्र का योगदान मैंने बता ही दिया था आपको, क्या नाम से कि कौन कौन सा क्या दे रखा है। ये करंट प्राइस पे बता रहा है। प्रचलित कीमत की बात कर रहा है तो प्रचलित कीमत पर कितना है? 4.22 लाख करोड़ है। उद्योग का 4.26 लाख करोड़ रुपए है। 7.21 लाख करोड़ रुपए सेवा क्षेत्र का है। अब ये देख लेते हैं अपन क्या नाम से कि कौन कौन सा चीज़ों के अंदर योगदान जाता है। तो जीएसपी के अंदर टोटल मिला के 15.70 लाख करोड़ रुपए अपन ने प्रचलित कीमतों पर ये देखा। उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान हमने 45.92% देखा, कृषि क्षेत्र का 26.92% देखा, 27.16% किसका देखा अपन ने? उद्योग क्षेत्र के अंदर देखा। अब इनके अंदर भी सेक्टर डिवाइडेड है कि सबसे ज़्यादा इसके अंदर किस किस का दे रखा है कि व्यापार, मरम्मत और व्यापार होटल के अंदर सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में 12.78% इसका योगदान है। और यह क्या नाम से रियल इस्टेट का योगदान 10.61% है। अन्य सेवा 9 परिवहन का 4.9%, का 3.26। ये डेटा जैसे अपन सर्विस सेक्टर पढ़ेंगे ना, 5 या 6 नंबर का चैप्टर उनमें से कोई सा पढ़ेंगे तब अपन सर्विस सेक्टर के बारे में उस टाइम पे बात कर लेंगे। ये उद्योग क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र के अंदर 27.16% है। इसमें उद्योग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? विनिर्माण वाले क्षेत्र से आ रहा है, निर्माण वाले से आ रहा है, खनन से आ रहा है। तो ये डाटा भी अपन उस टाइम पे पढ़ लेंगे, पर अभी एक बार थोड़ा बता देता हूँ मैं कि इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा योगदान चल रहा है। ये भी हो गया। ये मैंने स्थिर कीमतों पर बता दिया, 2.18 लाख करोड़, 2.33 लाख करोड़, 3.70 लाख करोड़। ये सेवा क्षेत्र का है, ये उद्योग क्षेत्र का और ये कृषि क्षेत्र का डेटा है।
तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार ये जो अपन ने पढ़ा सबका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये वाली अपन ने जीएसडीपी के बारे में बात कर ली, एनएसडीपी के बारे में बात कर ली और जीएसवीए के बारे में बात कर ली। यदि अपन ने जीडीपी के बारे में बात की और एनएसडीपी के बारे में बात की, तो एनएसडीपी के अंदर मैंने क्या था कि जीएसडीपी के अंदर से मूल्यह्रास घटा दो, और जीएसवीए के अंदर मैंने बताया था कि सेक्टर वाइज उत्पादन को दर्शाने के लिए बताया जाता है कि कृषि का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है और सर्विस सेक्टर का योगदान कितना है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर अपन ने बताई गई थी। जो 15.70 लाख करोड़ रुपए था, तो उसके अंदर कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है अपन ने उसके बारे में भी बात कर ली थी। तो एक बार ये डेटा वापस रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने देखा कि जीएसडीपी के बारे में बात की पहले अपन ने, फिर एनएसडीपी के बारे में बात की, फिर जीएसवीए के बारे में अपन ने यहाँ पर बात की। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन अभी इनके सारे डाटाओं को एक बार समराइज कर लेते हैं। ये 9.06 लाख करोड़ रुपए हैं, ये 17.04 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है, स्थिर कीमतों पर। इधर वाला कांस्टेंट प्राइस का डाटा है, कांस्टेंट वाला मान लो, ये करंट वाला। ठीक है, एनएसडीपी के अंदर अपन ने योगदान देखा कि 7.96 लाख करोड़ रुपए हैं और ये 15.25 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है, ये अपन ने देख लिया 8.22 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है, और ये 15.70 लाख करोड़ रुपए हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन ने इंडिया की जीडीपी के बारे में बात कर ली थी। इंडिया वाली जीडीपी के अंदर कितना था, ये तो 184 लाख करोड़ रुपए था, और ये 324 लाख करोड़ रुपए था। 324 लाख करोड़ रुपए था। अपन ने यहाँ तक की बात कर ली कि राजस्थान की जीडीपी का कितना है, 5.26% के आसपास योगदान इसका है, और 4.90% इस पर है, स्थिर कीमतों पर योगदान है। ठीक है, ये सारा डाटा अपना रिवीजन चलेगा इसका। ठीक है, उसके बाद अपन ने पर कैपिटा इनकम की बात कर ली। तो अपन पर कैपिटा इनकम के बारे में पढ़ रहे थे कि पर कैपिटा इनकम राजस्थान की कितनी है और इंडिया की कितनी है। सबसे पहले अपन बात देख लेते हैं राजस्थान की कितनी है और इंडिया की कितनी है। ठीक है, राजस्थान की कितनी है, 96,738 के आसपास है, और 1,85,503 रुपये, 1,85,053 है। तो 1 मिनट, 1,85,053 रुपये। ठीक है, अपन अब ये डाटा इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया का लगभग 1,12,000 के आसपास है, और ये 262 है। ठीक है, 1,12,358 रुपये इंडिया का है। तो अपन ये सारी चीज़ को वापस एक बार और रिवीजन कर लिया, ये पर कैपिटा इनकम के बारे में बात हो गई। ठीक है, यहाँ तक हो गई अपनी चीज़ें कंप्लीट। अपन ने लगभग ये कर लिया। उसके बाद में अपन ने एक टेबल और देखी थी। अपन ने यहाँ पे भी इसके बारे में बात की थी, तो टेबल को भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अगर मान लो अपन कृषि क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो 2.18 लाख करोड़ रुपए हैं, 4.22 लाख करोड़ रुपए स्थिर करंट प्राइस के अंदर है, 2.33 लाख करोड़ रुपए उद्योग क्षेत्र के अंदर है, 4.26 लाख करोड़ रुपए प्रचलित कीमत पर है, 3.70 लाख करोड़ रुपए सेवा क्षेत्र के अंदर है, और 7.21 लाख करोड़ रुपए क्षेत्रवार योगदान के अंदर अपने 26.54 है, 26.92 है, और 28.33 है, 27.16 है, 45.07% है, और 45.92% है। ठीक है, अपने इसके अंदर योगदान के बारे में बात कर ली, तो ये वाला पोर्शन भी हो गया अपना। तो सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान है, फिर उद्योग का है, फिर कृषि का है, फिर वृद्धि दर के आधार पर अपन योगदान देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा सेवा का है, फिर कृषि का है, फिर उद्योग का है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का ही है। तो वृद्धि ग्रोथ रेट के आधार पर भी सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है।
ये भी अपन ने देख ही लिया, कहना है कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबसे ज्यादा अलवर का योगदान है, ग्रोथ भी सबसे ज्यादा अलवर के अंदर ही है। सेकंड नंबर पे जयपुर आएगा, और इधर करंट प्राइस पे भीलवाड़ा आएगा, राजसमंद भीलवाड़ा, 5वें नंबर पे जैसलमेर है। तो ये भी एक बार थोड़ा ध्यान रखना। अब आता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या होता है कि सरकार मतलब अपने प्रॉपर्टियों को बनाने के लिए कितना पैसा खर्च करती है, वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अंदर आता है। जैसे सरकार को नया उद्योग बनाने हैं, नए औद्योगिक पार्क बनाने हैं, सरकार को क्या नाम से वेलफेयर स्कीम के लिए, सोसाइटी के लिए सड़कें वगैरह, इधर से सड़कें वगैरह बनानी है, तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अंदर सरकार एक वित्त वर्ष के अंदर कितनी नई संपत्तियों का निर्माण करती है, वो सकल स्थायी पूंजी। और ये किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश या किसी भी राज्य के अंदर लगभग ये जो पूंजीगत प्राप्ति होती है ना, पूंजीगत निर्माण के लिए जो कैपिटल काम में लिया जाता है, उसके लिए सबसे अच्छा स्रोत यही माना जाता है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि इस बार सरकार कह रही है कि हम 4.48 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। तो निवेश की स्थिति को भी यही दर्शाता है, हम 4.48 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। जीडीपी के अंदर इसका 29.45, मतलब राजस्थान की जितनी जीडीपी है उसका 29.45% है ये 4 पॉइंट। और प्राइवेट सेक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा कौन खर्च कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर निवेश करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर कम कर रही है। गवर्नमेंट के पास क्या पैसा कम है। गवर्नमेंट सरकार की वेलफेयर स्कीमों के अंदर सब्सिडी देने के अंदर, किसी को वेतन देना है, मजदूरी देनी है, पेंशन देना है, तो सरकार का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसी के अंदर खर्च हो जाता है। तो इसके अंदर प्रचलित कीमत पर कितना है? 4.48 लाख करोड़ रुपए है। और पैसे कितने खर्च कर रहे हैं कि निवेश कितना है राजस्थान के अंदर? 4.48 लाख करोड़ रुपए के कह रहे हैं। 29.45% जीडीपी के अंदर योगदान है। प्राइवेट सेक्टर 78.27% पैसा खर्च कर रहा है, और गवर्नमेंट सेक्टर 21.73% पे। अब इसमें सबसे ज्यादा पैसे कहाँ पर खर्च होंगे? निर्माण पर पैसे खर्च होंगे, आवासीय भवन पर पैसे सबसे ज्यादा खर्च होंगे, थर्ड नंबर पर लोक प्रशासन के अंदर सबसे ज्यादा पैसे खर्च होंगे। देखिए सकल स्थायी पूंजी निर्माण को देख लिया कि सरकार एक वित्त वर्ष के अंदर कितनी नई संपत्तियों का निर्माण करती है, जैसे कि औद्योगिक पार्क बना रही होगी, इधर से क्या नाम से रोड बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना पैसा खर्च कर रही है, तो उसके अंदर किया जाएगा। इसमें प्रचलित कीमत पर बता रहे हैं कि 4.48 लाख करोड़ रुपए हम निवेश करेंगे, तो टोटल जीडीपी का 29.45% होगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर 78.27 के आसपास निजी क्षेत्र पैसा खर्च कर देगा, और 21.33 गवर्नमेंट कर देगी। तो इसके अंदर भी 5 वर्षों के अंदर जिग बढ़ती हुई है। सबसे ज़्यादा पैसा किस पे करेंगे? निर्माण पर पैसा खर्च करेंगे, आवासीय भवनों पर करेंगे, और सबसे ज़्यादा पैसा किस पे, थर्ड नंबर पे किस पे करेंगे? लोक प्रशासन के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं मूल्य सांख्यिकी। तो मूल्य सांख्यिकी के अंदर क्या था? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में अपन देखते हैं। तो डब्ल्यूपीआई के अंदर क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक के अंदर क्या था? डब्ल्यूपीआई के अंदर होता है केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है इसके अंदर। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई, इसके अंदर वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों दोनों के डेटा मासिक आधार पर निकाले जाते हैं। जो डब्ल्यूपीआई का डेटा है वो आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय जारी करता है, और जो डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष है वो 1999 से लेकर 2000 के बीच का डेटा लिया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर कुल वस्तुएं कितने शामिल है? इसके अंदर कुल वस्तुएं हैं 154 वस्तुएं शामिल है, जिसके अंतर्गत 75 तो प्राथमिक वस्तुएं हैं, 69 विनिर्मित वस्तुएं हैं, और ईंधन वाली 10 वस्तुएं हैं। और जो ईंधन वाली है, ईंधन वाली का सबसे ज्यादा योगदान है। जैसे कि प्राथमिक वस्तुओं का 34% योगदान है, विनिर्मित का 50% है, और ईंधन का 16% है। सॉरी, ईंधन का सबसे कम योगदान है, और विनिर्मित के अंदर 69 वस्तुएं शामिल है। तो फ्यूल वाले का योगदान 16% है। और सीपीआई के अंदर क्या था? वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है, और दोनों का डाटा मासिक आधार पर इसका मासिक आधार पर डाटा निकाला जाता है। इसमें 4 प्रकार के डाटा निकाले जाते हैं। यानी औद्योगिक श्रमिक के लिए निकाला जाता है, औद्योगिक श्रमिक के बाद में एग्रीकल्चर वालों के लिए निकाला जाता है, ग्रामीण के लिए निकाला जाता है, फिर ग्रामीण और शहरी के लिए संयुक्त रूप से निकाला जाता है। जो ऊपर के वाले तीनों डाटा हैं, ये सीपीआई आईडब्ल्यू और सीपीआई एग्रीकल्चर वाला, और या क्या नाम से औद्योगिक वाला, इन तीनों को डाटा को जारी कौन करता है? श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा इन डाटाओं को जारी किया जाता है। तो लास्ट वाला डाटा वह एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और 2012
इसका आधार वर्ष है। औद्योगिक श्रमिक के लिए डाटा जारी करना है, उसका 2016 आधार वर्ष है। कृषि श्रमिक के लिए डाटा जारी किया जा रहा है 1986-87 है। तो इसके अंदर क्या नाम से औद्योगिक श्रमिक का जो डाटा जारी कर रहे हैं, इसमें पूरे देश में 88 केंद्र हैं। इसमें राजस्थान में 3 केंद्र हैं, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। इसकी ट्रिक हो जाएगी जेप, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। इन तीनों के आधार पर औद्योगिक श्रमिक के डेटा जारी किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन एक बार और याद कर, इनको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा WPI, ठीक है, और एक देखा अपन ने CPI। ठीक है, इसके अंदर किसको, वस्तु को शामिल किया जाता है। इसके अंदर वस्तु प्लस सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। ये भी किस आधार पर जारी किया जाता है, मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसके अंदर कुल, इसका आधार वर्ष 1999 से लेके 2000 तक लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुल 154 वस्तुएं शामिल होती है, जिसमें से 3 तरीके से होते हैं। प्राइमरी होती है, विनिर्मित होती है, ये विनिर्मित हो गई, और ईंधन वाली हो गई। ये 75, 69 और 10 वस्तुओं को इसके अंदर शामिल, ईंधन के अंदर 10 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसका योगदान 50% के आसपास है, इसका योगदान 34% के आसपास है, और इस फ्यूल वाले का योगदान लगभग 16-17% के आसपास इसका योगदान है। CPI के अंदर 4 प्रकार के डाटा जारी किए जाते हैं। 4 पे कौन सा डाटा जारी किया, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के औद्योगिक श्रमिक, CPI कौन सा, एग्रीकल्चर वाला, CPI ग्रामीण वाला, और एक किया जाता है CPI ग्रामीण और शहरी वाला, दोनों डाटा। इसका आधार वर्ष 2016 लिया जाता है। तो 4 प्रकार के रहे। CPI IW का आधार वर्ष कौन सा लिया जाता है, इंडस्ट्रियल वाले का 2016 लिया जाता है। एग्रीकल्चर 1986-87 लिया जाता है। इसके डेटा के बारे में इकोनॉमिक सर्वे में जानकारी नहीं दे रखी, और इसके अंदर 2012 लिया जाता है। इन तीनों डाटाओं को कौन करता है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ जारी करता है। श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ जारी किया जाता है। इसमें पूरे देश में कितने केंद्र है, 88 केंद्र है, जिसमें राजस्थान के अंदर 3 केंद्र है, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। ठीक है, इसके अंदर इसका डाटा जो कौन जारी करता है, NSO जारी किया जाता है। अब NSO का निर्माण कैसे हुआ था, NSO का निर्माण 2012 के अंदर किया गया था। पहले इसके अंदर एक था NSSO और CSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और CSO यानी सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालयों को मिला के क्या बना दिया गया है, NSO बना दिया गया है। CPI और WPI के डाटा की अपन बात करते हैं। आजकल एक इकोनॉमिक सर्वे के अंदर नया डाटा और आने लगा है, खाद्य मुद्रास्फीति, WPI। ये निकालते हैं इसको थोक के आधार पर। ये WPI थोक मूल्य सूचकांक निकालता है, खाद्य के लिए भी अलग से डाटा जारी होने लग गया। तो बार कितना है, 30.163%, 30.163 इसका बार है। 2 वर्षों के अंदर इसके अंदर लगातार वृद्धि हुई है। कारण कौन सा है, जलवायु परिवर्तन, लू, अनियमितता, इसके कारण इसके अंदर वृद्धि हुई है। ये डेटा 403 से बढ़कर 421.67 हो गया। 2023-24 के अंदर इसके अंदर 4.39% की वृद्धि हुई है। ये WPI का डाटा 2023 के अंदर के नाम 387 से बढ़कर कितना हो गया, 394.68 हो गया। इसके अंदर 1.75% की वृद्धि हुई है। और राजस्थान CPI के अंदर 133.3% की वृद्धि हुई है, 0.79% की वृद्धि हुई है।
एक बार इसका रिवीजन और कर लेते हैं सभी चीज़ों का। ठीक है, अपन ने सबसे पहले किसकी बात की, जीएसडीपी की बात की, फिर एनएसडीपी की बात की थी, और फिर जीएसवीए की बात की। ये कितना हुआ करता था, 9.06 लाख करोड़, 17.04 लाख करोड़ रुपए हैं। जीएसवी का डेटा कितना है, 8.22 लाख करोड़ रुपए है। 15.70 लाख करोड़ इसका था। ठीक है, ये कितना था, 7.96 के आसपास ये था, और ये 15.25 लाख करोड़ ये था। ठीक है, अपन ने पर कैपिटा इनकम की भी बात कर ली थी यहाँ पे। पर कैपिटा इनकम ये तो इंडिया वाली थी एक यहाँ पे, और एक राजस्थान वाली थी। राजस्थान वाली कितनी थी, 96,638 करोड़ रुपए हैं, और राजस्थान वाली 96,638 करोड़ रुपए हैं, और यह प्रचलित कीमत पर 1,85,503 है। और इसकी इंडिया की बात करें तो 200,162 है, और 1,12,358 इंडिया वाली है। 1,12,358 इंडिया वाली है। वृद्धि दर इसके अंदर ज़्यादा है, और जबकि नंबर के अंदर डेटा ये ज़्यादा है। उसके बाद में अपन ने क्या नाम से ये सीपीआई के बारे में देख लिया, डब्ल्यूपीआई के बारे में देख लिया। तो एक बार अपन वो टेबल से और चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। चलो इकोनॉमिक सर्वे के डाटा से एक बार इन चीज़ों को मैच कर लें। ये यहाँ तक हो ही गया था अपना, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 5 जिले भी हो गए थे, प्रति व्यक्ति वाला। अब सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में अपन ने यहाँ पे देख लिया था। इसके अंदर भी क्या क्रमिक रूप से वृद्धि हो रही है। ये पहले कितना था, 2.02, 64, 65, 78, तो लगभग ये भी इसी फॉर्म में चल रहा है। पूरा पूरा सीधा स्ट्रेट लाइन वृद्धि हो रही है इसके अंदर, सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अंदर। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में अपने बात हुई की थी कि 387.90 था, अब इसको बढ़कर 394.68 हो गया है। ये इसमें क्रमिक रूप से वृद्धि बढ़ती हुई चल रही करते मासिक आधार पर निकाला जाता है। जैसे जनवरी 2023 का ही था, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मासिक आधार पर निकाला जाता है। इसके अंदर अपन ने देख ली थी, इसमें 75 वस्तुएं, इसमें 69 वस्तुएं, और इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर 10 वस्तुएं हुआ करती थी, और इसके अंदर 69 वस्तुएं शामिल हुआ करती थी। इसका बेस ईयर 1999 से लेकर 2000 लिया जाता है, और इसके अंदर कौन सी सिर्फ ओनली फॉर वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद में मासिक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक वाला चार्ट हो ही गया। उसके बाद में यह औद्योगिक के लिए भी अलग से डाटा दे रहे हैं। डाटा इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतने तो कहाँ तक याद करेंगे इनको। ये बाकी की अपने राजकोषीय प्रबंधन वाला टॉपिक रहेगा, तो राजकोषीय के प्रबंधन वाले टॉपिक को अपन बाद में करेंगे। इसके लिए एक क्लास और आएगी जिसमें अपना इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।